जरा सोचो दोस्तों, अगर शिकारी खुद शिकार बन जाए तो क्या होगा। लोगों को धोखा देने वाला खुद ही किसी के जाल में फंस जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में। पहले तो ये कहानी बहुत ज्यादा सिंपल लगने लगती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती है, हमारे सामने ऐसे ऐसे राज खुलने लगते हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट है जो कदम कदम पर आपको चौंका देंगे, और क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट दिखाया है ना, उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। ये एक बहुत ही कमाल की मूवी है, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मूवी का नाम है जग में माया, यानी कि इंस्टेंट कर्मा। इस कहानी में जो जो कांड होते हैं उसका उन्हें तुरंत ही कर्मा मिलने लगता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है विजयवाड़ा से, जहाँ पर हम आनंद नाम के एक बंदे को देखते हैं। आनंद कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बैटिंग कर रहा होता है। उस वक्त मुंबई और चेन्नई के बीच में मैच चल रहा होता है। आनंद इस बैटिंग में गैम्बलिंग करने लगता है, मतलब कि लोगों के सारे पैसे चेन्नई के ऊपर लगाने लगता है। हालांकि उन लोगों ने मुंबई पर लगाने के लिए कहा था, और दोस्तों फाइनली मुंबई ही जीत जाती है, जिसकी वजह से अब आनंद लुट जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसी तरह से आनंद ने काफी सारे लोगों से पैसे उधार के तौर पर लिए थे। अब पहले तो ये बात उसके फादर को पता नहीं होती, लेकिन जब इस बात का पता चलता है तब आनंद के फादर उसे गालियां देते हुए अपने घर से दफा होने के लिए कहते हैं। उसके बाद आनंद पैसे कमाने के लिए लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करने लगता है। मतलब कि किसी लड़की को किसी लड़के के साथ देख लिया तो उस लड़की को ब्लैकमेल करने लगता है। ब्लैकमेल करके थोड़े बहुत पैसे ऐंठने के लिए, या फिर किसी लड़की के हस्बैंड को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताने की धमकी देने लगता है। अब हम देखते हैं कि इसी दरमियान में जब आनंद पैसे लेने के लिए किसी के घर पर जाता है तो वहां पर लॉकर के अंदर उसे बहुत सारे पैसे और गहने दिखाई देते हैं। उसकी आंखें चमकने लगती है और वो सोचता है कि रोज रोज पैसे मांगने की बजाय एक ही बार सेटल होना अच्छा है। इस तरह से आनंद उस औरत के घर से सारे पैसे और गहने चुरा कर हैदराबाद भाग आता है। यहाँ पर आने के बाद वो एक अच्छा सा फ्लैट खरीदता है और पैसे एंजॉय करने लगता है। इसी दरमियान में आनंद को टिंडर पर एक शादीशुदा औरत मिलती है। इनका कनेक्शन होता है और ये दोनों एक साथ एंजॉय करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रंगरेलियां मनाने लगते हैं। अब इस औरत के बारे में बात करें तो ये पहले से अपने हस्बैंड को लाइक नहीं करती। वो आनंद से कहती है कि हम दोनों यहाँ से कहीं भाग चलते हैं, लेकिन आनंद को ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना था। उसको तो बस बैठे बैठे पैसे चाहिए थे, और इसलिए आनंद एक ऐसी लड़की की तलाश में था जो खुद जॉब पर जाए और उसे पाले पोसे, उसको अय्याशी करने के लिए पैसे दे। अब उसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि आनंद एक डिप्रेशन ग्रुप में शामिल हो जाता है। मतलब जहाँ पर कुछ लोग राउंडली बैठकर अपने अपने जिंदगी के बारे में स्टोरीज बताते हैं, अपनी जिंदगी में चल रहे दुखों को एक दूसरे के सामने शेयर करते हैं। अब यहाँ पर आनंद भी अपने झूठी कहानी को बताने लगता है कि वो कॉलेज में एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उस लड़की ने दूसरे लड़के से शादी कर ली और आनंद अकेला रह गया। वो आज तक उस लड़की को भूल नहीं पाया है। इस तरह से मनगढ़ंत कहानी बताने लगता है। तभी यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वहाँ पर चित्रा नाम की एक लड़की होती है। बहुत दिनों से चित्रा ने अपना मुंह नहीं खोला था, मतलब कि उसने अब तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। वो बस दूसरों की जिंदगी की कहानियां ही सुन रही थी। पता नहीं क्यों वो अपनी कहानी शेयर करने से डर रही थी। लेकिन एक दिन फाइनली उस ग्रुप में चित्रा अपनी कहानी बताने लगती है। चित्रा बताती है कि वो एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय है। एक दिन अचानक से उसकी जिंदगी में अजय नाम का एक बंदा आया। मतलब कि वो दोनों सेम ऑफिस में काम करते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हुई और उन दोनों में प्यार हो गया। उसके बाद उन दोनों ने शादी भी कर ली। अजय के माता पिता ने चित्रा को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके कुछ ही दिनों बाद एक दिन एक्सीडेंट हो जाने की वजह से अजय की मौत हो जाती है। तब से ही बेचारी चित्रा टूटकर बिखर गई। इतने महीने गुजर जाने के बावजूद भी चित्रा अभी तक अजय को भूल नहीं पाई। चित्रा अपने ससुराल में रहती है और चित्रा की कहानी सुनने के बाद आनंद चित्रा को ही सिलेक्ट कर लेता है, क्योंकि चित्रा जॉब होल्डर है और पैसे वाली है। उसके बाद आनंद जानबूझकर चित्रा का से मुलाकातें बढ़ाने लगता है। कभी जानबूझकर चित्रा से लिफ्ट मांगता, कभी अपना फोन उसकी गाड़ी में भूल जाता, तो कभी उसे कॉफी पर बुलाकर अपने झूठे आंसू दिखाने लगता। अब इसी दरम्यान में एक और बात यह है कि चित्रा के सास ससुर चित्रा की दोबारा से शादी करना चाहते हैं, लेकिन चित्रा इसके लिए मान नहीं रही थी। अब इसी दौरान आनंद चित्रा के सास ससुर से भी मिलने के लिए आता है। वो उनसे भी क्लोज होने लगता है। चित्रा अपने घर पर हो ना हो, आनंद चित्रा के घर पर जाते रहता है। तो वह आनंद को देखकर चित्रा के सास ससुर ठान लेते हैं कि आनंद और चित्रा की शादी करवा देंगे। आनंद तो अच्छा लड़का है ही, और ऊपर से ये लोग आनंद को जानते भी है। अब इस बारे में आनंद और चित्रा से भी बात करने पर उनकी शादी डिसाइड हो जाती है। मतलब कि चित्रा भी आनंद के साथ शादी करने के लिए मान जाती है। चित्रा अपने सास ससुर के लिए ये शादी करने के लिए मान गई थी। अब शादी होने के बाद चित्रा के सास ससुर आनंद और चित्रा को दूसरे घर पर जाने के लिए कहते हैं। मतलब कि वो दोनों अपनी जिंदगी खुशहाल जिए।
पहले तो चित्रा इस बात के लिए मना करती है क्योंकि अब तो चित्रा के माँ बाप वही होते हैं, लेकिन बहुत जिद करने के बाद फाइनली वो आनंद के साथ रहने के लिए मान जाती है और वो दोनों किसी दूसरे घर पर रहने लगते हैं। हर वीकेंड पर चित्रा के सास ससुर उनके घर पर आते जाते। अब आनंद के पास तो कोई काम धंधा नहीं था। उसने चित्रा और सास ससुर से यही कहा था कि उसका एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, लेकिन वो यहाँ पर दिन भर कुछ उखाड़ता नहीं, बस घर में ही पड़ा रहता है। चित्रा के लिए खाना वगैरह बना के देता है। खैर, अब इसी फ्लैट में एक और औरत आनंद पर लट्टू होने लगती है। जब कभी भी आनंद को अकेला देखती है तो वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती, चिपकने लगती। पहले तो आनंद उस औरत को अवॉइड करने लगता है, लेकिन बाद में आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। खैर, अब दोस्तों यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। एक दिन चित्रा अपनी नींद से जल्दी से उठकर अपने ऑफिस जाने लगती है और उसी तरह से अपने अलमारे में अपने कुछ ऑफिस के फाइल्स ढूंढने लगती है। उस वक्त चित्रा थोड़ी जल्दी में थी। इसी हड़बड़ाहट में चित्रा अपने लॉकर की चाबी लॉकर पर ही भूल जाती है। अब आनंद तो इसी मौके की तलाश में था। वो उस लॉकर को ओपन करने पर देखता है तो उसमें कुछ पैसे और गहने होते हैं। सोच लेता है कि वो ये सब कुछ लेकर यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन आनंद को थोड़ा सा यहाँ पर और एंजॉय करने का मन होता है। आनंद को उस लॉकर के अंदर एक पेन ड्राइव मिलता है। सोचने लगता है कि ये पेन ड्राइव इस लॉकर में क्या कर रहा है। वो फौरन उसे लैपटॉप में कनेक्ट करता है और उसके अंदर एक ऑडियो फाइल होती है, उसे सुनने लगता है। उस ऑडियो को सुनने के बाद आनंद के तो होश उड़ जाते हैं। दरअसल दोस्तों आनंद को पता चलता है कि चित्रा ने ही अपने हस्बैंड को मरवाया था। जी हाँ दोस्तों, खालिफ नाम के किलर के जरिए चित्रा ने अपने हस्बैंड को मार डाला था और ऐसा मारा था जैसा कि एक एक्सीडेंट लगे। ये सुनने के बाद आनंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे के तो रंग उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि चित्रा चेहरे से जितनी मासूम दिखाई देती है उतनी है नहीं। उसने अपने पति को मार डाला, क्या वो मुझे भी मार डालेगी? तभी अचानक दरवाजे पर घंटी बजती है। आनंद फटाफट से उस पेन ड्राइव को दोबारा उस लॉकर के अंदर रख देता है और दोस्तों घर में आने वाली और कोई नहीं बल्कि चित्रा ही होती है, क्योंकि चित्रा ने अपनी लॉकर की चाबी भूल गई थी, ये उसे याद आ गया था। अब यहाँ हम आनंद को देखते हैं, वो चित्रा के सामने ऐसे रिएक्ट करता है कि उसको कुछ पता ही नहीं हो। उसी तरह से आनंद यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराया होता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। आनंद सोचने लगता है कि मैंने इसे ट्रैप करने के लिए क्या क्या जुगाड़ नहीं किए, कितना झूठ बोला, उसके पैसे हड़पने की कोशिश भी की, लेकिन ये चित्रा तो मुझसे भी मास्टरमाइंड निकली। अपने ही पति अजय को मारकर खुलेआम घूम रही है, क्या अजय के बाद मेरा नंबर है? खैर, अब दूसरे दिन आनंद दोबारा से उस पेन ड्राइव को कपट के अंदर ढूंढने लगता है, लेकिन वो पेन ड्राइव वहां पर मौजूद नहीं होता। उसी तरह से आनंद को उस अलमारी में कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं और ये बंदा इतना एजुकेटेड पर्सन नहीं होता। खैर, अब एक दिन आनंद चित्रा के सास ससुर के पास मिलने के लिए जाता है, उनको सच बताने के लिए। लेकिन दोस्तों इत्तेफाक से तभी वहां पर चित्रा भी आ जाती है अपने कुछ पेपर्स वगैरह लेने के लिए। सो यहाँ पर आनंद सच्चाई बता नहीं पाता। घर आने के बाद चित्रा आनंद को कुछ पेपर्स देकर उस पर साइन करने के लिए कहती है, क्योंकि चित्रा ने आनंद के नाम पर कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की थी। साइन करते वक्त आनंद सोचने लगता है कि शायद अजय को भी इसी पॉलिसी के लिए मारा होगा। अब तो मेरी बारी है, शायद मुझे भी ये मारकर सारे पैसे हड़प लेगी। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं चित्रा अपने घर पर एक लेडीज सर्वेंट को रखती है जो 24 घंटे यहाँ पर रहेगी। अब ये सब कुछ देखकर बेचारा आनंद तो सोच में ही पड़ जाता है कि फटाफट से यहाँ पर निकल जाना ही बेहतर होगा, नहीं तो कुछ पैसों के लिए यहाँ पर मेरी ही जान चली जाएगी। सो मौका देखकर आनंद दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर उस सर्वेंट को दे देता है और आनंद उस घर के बाहर जाने वाला था कि तभी चित्रा उसके सामने आ जाती है। अब यहाँ पर आनंद अपनी जान की फिक्र करते हुए चित्रा को सब कुछ सच सच बताने लगता है, क्योंकि बेचारा बहुत ज्यादा घबरा गया था। दूसरों को फंसाने वाला आज खुद ही फंस गया था। आनंद चित्रा से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे पैसे हड़पने के लिए तुम्हें ट्रैप किया, तुमसे शादी करके तुम्हें अपने जाल में फंसाया। तो चित्रा यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे सब कुछ पता है आनंद, जब मैंने तुमको पहली बार देखा था ना तभी मुझे सब कुछ पता चल गया था कि तुम एक लुच्चे लफंगे आवारा किस्म के बंदे हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब आनंद डर के मारे कहने लगता है कि देखो चित्रा, तुमने अजय के साथ जो कुछ भी किया हो, प्लीज मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मेरे साथ कुछ भी मत करना, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन चित्रा कहने लगती है कि एक बार तुम ट्रैप हो गए तो बाहर निकलना मुश्किल है, और एक्चुअली आनंद तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुमको फंसाया है। देखो आनंद, अब हम जो भी करेंगे वो साथ ही करेंगे, तभी हम दोनों इस ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे। और दोस्तों तब जाके आनंद को समझ में आता है कि चित्रा भी किसी के ट्रैप में फंसी हुई है। देखा दोस्तों, है ना शॉकिंग बात। अब चित्रा यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताने लगती है। दरअसल चित्रा अपने ऑफिस में काम करते हुए अपने कंपनी के प्रोजेक्ट को दूसरे क्लाइंट को बेचा करती थी। अब ऐसे एक दिन जब चित्रा कुछ फाइल्स को कॉपी कर रही थी तब उस चीज को अजय देख लेता है। ये देखकर चित्रा के तो होश उड़ जाते हैं।
उसके बाद चित्रा अजय को खोपचे में ले जाकर उसे बताने लगती है कि देखो अजय, हमको जो सैलरी मिलती है ना, हम उससे खुश नहीं रह सकते, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया है। अगर हम हमारे कंपनी के प्रोजेक्ट दूसरे कंपनी को बेच देंगे तो वो लोग हमें बहुत बड़ा अमाउंट देंगे। और वैसे भी मुझे कंपनी की थोड़ी फिक्र है, मैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। प्लीज ये बात तुम किसी से मत कहना, इसके लिए मैं तुमको इसके शेयर दूंगी। और दोस्तों यहाँ पर अजय भी ओके कहता है। चित्रा यहाँ पर अजय को 5 लाख रुपए देती है और उस दिन से ही चित्रा और अजय यही फ्रॉड का काम करने लगते हैं। कभी रात में बैठकर चित्रा फाइल्स को कॉपी करती तो कभी कभी अजय कॉपी करता। इस तरह से ये दोनों ही एक साथ काम करने लगते हैं और काफी सारे पैसे भी कमाते हैं। इन दोनों ने एक सीए का अकाउंट बनाया था, उसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते थे और उसके बाद ये दोनों अपने अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लेते थे। अब उसके बाद धीरे धीरे चित्रा और अजय ये दोनों ही दूसरों की टीम के भी प्रोजेक्ट चुराने लगते हैं। मतलब कि जब अजय दूसरे टीम को बहाना बनाकर साइड में बुलाता तो चित्रा यहाँ पर चुपके से पेनड्राइव में उनके प्रोजेक्ट कॉपी कर लेती और उस प्रोजेक्ट को ये बहुत बड़े अमाउंट में बेच दिया करते। अब दोस्तों इसी तरह से इनका मामला चल रहा था। ऐसे एक दिन अजय चित्रा को प्रपोज कर देता है, उससे शादी करने की बात करता है और दोस्तों यहाँ पर चित्रा भी इसके लिए मान जाती है और दोस्तों उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमें पता है, चित्रा एक बहुत ही कैलकुलेटिव लड़की है। चित्रा ने अजय के साथ शादी इसलिए की थी क्योंकि दोनों के पैसे एक ही जगह पर रहेंगे और उन पैसों को चित्रा खर्च करे या फिर उसका पति, एक ही बात है। और चित्रा ने तो ये भी सोच लिया था कि जब 10 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे तो चित्रा वो पैसे लेकर यहाँ से भाग जाएगी अजय को छोड़कर। खैर अब इसी दरमियान में चित्रा के कंपनी के सीईओ को ये बात पता चल जाती है कि जो एप्लीकेशन उसकी कंपनी लॉन्च करने वाली थी, कुछ दिन पहले ही दूसरी कंपनी ने सेम फीचर वाला एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। और ये कैसे हो सकता है? उस कंपनी का सीईओ मैनेजर वर्मा को डांटने लगता है। अब उसके बाद मैनेजर वर्मा फौरन अपने स्टाफ को बुलाकर उन लोगों को भी डांटने लगता है कि तुम लोगों में से कोई है जो हमारी कंपनी का डाटा चुरा रहा है और पैसों के लालच में उसे दूसरी कंपनी में बेच रहा है। देखो मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है, जो भी कल्प्रिट होगा वो पकड़ा जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्मा हकला कर बोलता है। अब उसके अगले सीन में हम अजय को देखते हैं जो कि बिंदास अपने पैसे खर्च कर रहा था। वो पैसों से नई गाड़ी खरीदता है, क्लब, स्पा, दारू सब कुछ करने लगता है और उसी तरह से जुआ भी खेलने लगता है। हर रोज दारू पीकर घर आने लगता है, मतलब कि सारे पैसे बर्बाद करने लगता है। ये देखकर चित्रा अजय को समझाने लगती है कि अजय तुम इतने ज्यादा पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? अगर तुम अचानक से ऐसे ऐशो आराम की जिंदगी जियोगे तो लोगों को हम पर शक हो जाएगा। अजय कहने लगता है कि हमारे पास एक ही तो जिंदगी है और अब हमारे पास बहुत सारे पैसे भी है, हम इस उम्र में एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और वैसे भी मैं अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ, तुम्हारे थोड़ी। इस तरह से अजय उल्टा चित्रा को ही डांटने लगता है और उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। खैर अब इसी दरमियान में एक दिन मैनेजर वर्मा उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। मतलब कि जब चित्रा और अजय अपनी कंपनी का डेटा चुरा रहे थे, मैनेजर वर्मा उसका वीडियो निकाल कर अपने पास रखता है। फिर वो उन दोनों से कहने लगता है कि अगर मैं चाहता तो तुम दोनों को अभी के अभी पुलिस के हवाले कर देता, उसके बाद तुम्हें कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी, तुम लोग जेल के हवाले हो जाओगे। लेकिन इससे मुझे क्या मिलेगा? देखो आज के बाद तुम जो कोई भी फ्रॉड काम करोगे उसमें से 60% हिस्सा मेरा होगा और 40% हिस्सा तुम दोनों का। अब उन दोनों के बाद कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से वो ओके कह देते हैं। अब उसके कुछ दिन बाद वर्मा अजय को पर्सनली बुलाकर उसे कहने लगता है कि अजय मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिससे कि हमारी लाइफ ही सेट हो सकती है। हमारे कंपनी के पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट हम साउथ कोरिया को बेच दे तो वो लोग हमको 20 करोड़ रुपए देंगे। देखो ये बहुत ही अच्छी डील है। तो अजय कहने लगता है कि ठीक है सर, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये काम मैं अकेले करूंगा, आप इसके बारे में चित्रा को मत बताइए। वर्मा कहने लगता है कि ठीक है तो फिर तुम काम शुरू करो। लेकिन उसके अगले ही दिन से अजय लीव पर चला जाता है। अब ये बात वर्मा को कुछ हजम नहीं होती है। फिर ऑफिस का सारा स्टाफ जाने के बाद वो चित्रा के पास आकर कहता है कि मेरे पास एक लाइफ सेटलमेंट प्रोजेक्ट है, 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये। मैंने यही बात अजय को बताई थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने ये बात तुमसे छुपाने के लिए कहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस काम के लिए वो कैपेबल नहीं है, इसके लिए तुम ही सही हो। चित्रा मैं चाहता हूँ कि तुम ही ये काम अकेले करो। इस तरह से वर्मा वो काम चित्रा को सौंप देता है। अब उसके कुछ दिनों बाद प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए वो कंपनी चित्रा के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करती है, मतलब कि एक दूसरे अकाउंट में। तो वर्मा फटाफट से उसका 60% कैश में देने के लिए कहता है और चित्रा दे भी देती है। अब उसके 2 या 3 दिन बाद अजय को ये बात पता चलती है कि चित्रा और वर्मा मिलकर पर्सनली काम कर रहे हैं और वो भी अजय को साइड में रखकर। अब अजय तुरंत ही वर्मा को कॉल करता है और उसे गालियां देकर धमकी देने लगता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया,
अब तुम देखना मैं तुम दोनों का क्या हल करता हूँ। मैंने तुमको बताया था ना कि ये काम मैं करने वाला हूँ, फिर भी तुमने इस काम के बारे में चित्रा को क्यों बताया? तुम उसके पास क्यों गए? अब उसी तरह से अजय चित्रा के पास आकर उसे भी डांटने लगता है कि तुमने तो बिना मुझे बताए मैनेजर का काम एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन चित्रा भी उसे उल्टा सवाल करने लगती है कि तुमने मुझे कहाँ बताया था? तुम भी तो मुझे बिना बताए मैनेजर के साथ काम कर रहे थे। जिस पर अजय कहता है कि मैं वो काम करने वाला था, लेकिन तुमने तो कर दिया। देखो इसमें बहुत सा फर्क है, और वैसे भी मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। चित्रा कहने लगती है कि अरे अजय, तुम्हें इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब उसमें से थोड़े पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन अजय उसकी ये बात नहीं मानता। चित्रा अजय को समझाने लगती है कि देखो अजय, तुम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। अगर उन्हें इसके बारे में पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे, और यहाँ पर मैं और वर्मा इस केस में फंस सकते हैं। तो अजय कहने लगता है कि पेरेंट्स पेरेंट्स माय फुट, मैं यहाँ पर अपने बलबूते पर पहुंचा हूँ। उन्होंने शादी करके बच्चा करना था, वो कर लिया। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, वो तो सभी लोग करते हैं। इस तरह से अजय अपने माता पिता के ऊपर उंगली उठाने लगता है कि उन्होंने उसका सही तरीके से पालन पोषण नहीं किया, उसके पेरेंट्स भाड़ में जाए। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं चित्रा और वर्मा अकेले में अजय के बारे में बात करने लगते हैं। उसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि उसका क्या किया जाए। तब यहाँ पर वर्मा चित्रा से कहता है कि तुम खालिद नाम के एक प्रोफेशनल किलर से बात करो, क्योंकि खालिद के हाथों अजय को मारना यही एक ऑप्शन है। अब चित्रा इसके लिए पहले तो नहीं मानती, लेकिन बाद में ये काम करने से तैयार हो जाती है। चित्रा बहुत ही हिम्मत जुटाकर उस खालिद को कॉल करती है और अपने पति अजय का एक्सीडेंट करके उसे मार डालने के लिए कहती है, और उसी तरह से वो किलर अजय को मार देता है। अब अजय के मरने के कुछ दिन बाद चित्रा और वर्मा दोबारा से किसी कैफे में मुलाकात करते हैं। वर्मा कहने लगता है कि चित्रा, प्लान में थोड़े से चेंजेस है। अब से 90% पैसा मेरा होगा और 10% तुम्हारा। चित्रा, तुम अकेली हो ना, और अजय भी तुम्हारे साथ नहीं है। अब तुम अकेले इतने सारे पैसों का क्या करोगी? अब ये सुनने के बाद चित्रा वर्मा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। लेकिन दोस्तों, तभी यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है। यहाँ पर वर्मा चित्रा को उसकी ऑडियो सुनाने लगता है। मतलब कि जब चित्रा ने खालिद को कॉल किया था अपने पति अजय का एक्सीडेंट करके मारने के लिए, तब यहाँ पर वर्मा ने खालिद को कॉल करके ये कहा था कि चित्रा जब तुम्हें कॉल करेगी तो उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना। और दोस्तों, इस तरह से वर्मा दोबारा से चित्रा को ब्लैकमेल करने लगता है। सो अब चित्रा के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से वो अपने मैनेजर वर्मा को ओके कहती है कि पैसे मिलने के बाद वो उसे 90% पैसे का हिस्सा दे देगी। अब इसी दरमियान में चित्रा अपने सास ससुर से छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ यानी कि कोशिश करती रहती है। अब ऐसे एक दिन अजय का फादर चित्रा के पास आकर अजय की लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी दिखाने लगता है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए होती है। मतलब कि अजय के फादर ने अजय के नाम पर एक पॉलिसी ली थी, और इस पॉलिसी के पैसे चित्रा को तब मिलेंगे जब चित्रा दोबारा से शादी कर लेगी। और इसलिए दोस्तों, चित्रा अपनी शादी करने के लिए किसी एक बकरे को ढूंढ रही थी, और लकीली उसे आनंद मिल गया। चित्रा ने सोच लिया था कि आनंद के मुंह पर कुछ पैसे फेंक कर वो सारे पॉलिसी के पैसे अपने नाम पर कर लेगी। अब उसके बाद यहाँ पर वर्मा दोबारा से चित्रा को कॉल करके उसे धमकी देने लगता है कि प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया, अब 2 दिन के अंदर मुझे मेरे पैसे चाहिए। चित्रा कहने लगती है कि ओके सर, पैसे ट्रांसफर होते ही मैं आपको पैसे दे दूंगी। अब यहाँ पर चित्रा आनंद से कहने लगती है कि पैसे तो मैं वर्मा को दे दूंगी, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो मुझे फिर से ब्लैकमेल नहीं करेगा? इतने सारे पैसे देने के बाद वो मुझे ब्लैकमेल करना बंद करेगा? इसी बारे में मैं सोच रही हूँ। अब सब कुछ सुनने के बाद आनंद उसे कहने लगता है कि देखो चित्रा, मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता हूँ। तुम बस मुझे 5 लाख रुपए दे दो और जितने भी करोड़ रुपए आएंगे वो तुम रख लो। अब चित्रा इस बात पर ओके कह देती है। उसके अगले दिन चित्रा अपने ऑफिस जाने के बाद, सारा स्टाफ वहां से जाने के बाद वर्मा के केबिन में आती है। मतलब कि आज की रात को चित्रा को कंपनी का सारा डेटा सेंड करना होता है, और वही दिखाने के लिए वर्मा के पास आती है। इसी दरमियान आनंद के कहने पर चित्रा उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती है, ये दिखाने के लिए कि ये सब कुछ वर्मा के कहने पर ही हुआ है। उसके बाद आनंद उसे कहने लगता है कि दूसरे दिन तुम वर्मा को एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास बुलाओ उसके पैसे देने के लिए। जब वर्मा उस बिल्डिंग के पास आ रहा होता है तब मैं तुमको इन्फॉर्म करता रहूंगा। तुम अपने ऊपर कुछ फेक ब्लड लगा लेना और वहां पर वर्मा के आते ही उसके ऊपर गिर जाना। वहां के माहौल को देखकर वर्मा समझ जाएगा कि जब तुम यहाँ पर पैसे लेकर आ रही थी तब एक अनजान बंदे पर तुम पर हमला करके सूटकेस में से सारे पैसे ले गया, और ये मर्डर देखने के बाद वर्मा वहां पर क्यों रुकेगा, वो तो फौरन वहां से भाग जाएगा। इस तरह से आनंद और चित्रा का प्लान होता है। चित्रा भी उसी तरीके से ओके कह देती है। फिर चित्रा वर्मा को कॉल करके उस एड्रेस पर आने के लिए कहती है, और यहाँ पर वो उसे पैसे कैश के तौर पर देने वाली थी। अब उसके अपोजिट बिल्डिंग से आनंद ये सब कुछ ऑब्जर्व करते रहता है, चित्रा को इन्फॉर्मेशन देते रहता है।
दूसरी तरफ उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में चित्रा वर्मा का वेट करती रहती है कि कब वर्मा यहाँ पर आएगा और वो उसके ऊपर गिरेगी। फाइनली थोड़ी देर के बाद वर्मा उस बिल्डिंग के पास आने लगता है, लेकिन दोस्तों तीसरे फ्लोर के बाद वो कहीं गायब हो जाता है। मतलब कि आनंद को कहीं नजर नहीं आता। वो यही बात चित्रा को बताने लगता है। जब चित्रा धीरे धीरे नीचे जाने लगती है वर्मा को ही देखने के लिए, लेकिन दोस्तों तीसरे फ्लोर पर तो खुद वर्मा की ही लाश होती है। मतलब कि किसी ने उसे गोली से शूट करके मार दिया था। अब ये देखकर चित्रा और आनंद के तो होश उड़ जाते हैं और तभी वहां पर अचानक पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये पुलिस वाले वहां पर कैसे पहुंचे, तो यहाँ से सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब कि आज सुबह एक अनजान बंदा पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल करके इंस्पेक्टर को ये बताया कि इंस्पेक्टर अगर तुम वहां पर जाओगे तो तुमको प्रमोशन मिलने वाला एक केस मिलेगा। इसलिए वो इंस्पेक्टर अपनी टीम को लेकर वहां पर पहुंच गया था। अब पुलिस वालों को यहाँ पर देखकर चित्रा अब आगे क्या करे उसके बारे में सोचने लगती है। और दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। हमें पता चलता है कि अजय अभी भी जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, अजय ने उस किलर को खरीद कर वर्मा को मरवाया और अजय ने अपने फ्रेंड इंस्पेक्टर को इस लोकेशन के बारे में बताया ताकि वर्मा के मर्डर केस में चित्रा अंदर चल जाए। और दोस्तों इस तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लगता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमें बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।